Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और उसका टॉपिक है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो बोर्ड की तरफ देखें और हम देखते हैं, आज समझते हैं कि सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या है। देखिए, सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी है, आपको पता है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल वेरी से निकला है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वेरी का मतलब है चेंज होना, यानी अ क्वांटिटी विच कैन बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब इस वेरिएबल के हवाले से हमारे पास बहुत सी डिफरेंट जो है अंडरस्टैंडिंग्स हैं। हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करते हैं। जब हमारे पास कभी रियल लाइफ के अंदर बहुत से वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास ये भी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होती है कि क्या इन दो या तीन या चार या पांच बहुत से वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो उसी रिलेशनशिप के एतबार से हम जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्स, y और z, आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो x और y में किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह y और z में किस टाइप का रिलेशनशिप है, और x और z में किस टाइप का रिलेशनशिप है, एंड दिस कंटिन्यूज। ये कंटिन्यू करता रहता है कि हम इनको रिवर्सली भी देखते हैं कि x और y की बजाय y और x में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, इसी तरह z और y में, इसी तरह z और x में, x और z में, एंड सो ऑन। यानी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करना चाह रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप किस टाइप का है इसको हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है, इसको रिवाइज करना। इनफैक्ट आपको पहले से पता है कि वेरिएबल क्या है और किसी तरह आप इन रिलेशनशिप को भी जानते हैं। अगर आप अपने माइंड के अंदर लाएं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशन, अब ये कौन सा रिलेशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप। हम ये बात कर रहे हैं, हम हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, रिलेशनशिप आमतौर पर जब हम डिफाइन करते हैं तो दो तरह का होता है, एक होता है फंक्शनल रिलेशन और एक होता है स्टैटिस्टिकल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशनशिप और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में क्या फर्क है, इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाकर अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या चीज है, कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इट इज अ परफेक्ट रिलेशन। परफेक्ट रिलेशन क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आपस में एक ऐसे अच्छे रिलेशनशिप के तहत एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जिससे हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर जिस तरह मैंने पिछले बोर्ड पे आपको बताया कि एक्स और वाई में अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं तो परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यूज का आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप किसी टाइप का भी हो सकता है, वो लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ये लीनियर और क्वाड्रेटिक आपने मैथमेटिक्स में टर्म्स पढ़ी हुई है। ठीक है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट हो सकता है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हम कर्वी रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, सो परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दोनों वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड इजीली किया जा सकता है, दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के हवाले से हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सप्रेस्ड बाय फॉर्मूला। यानी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, अगर दो वेरिएबल्स में एक फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वो फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस हो सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि y एक वेरिएबल है और x एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं दोनों वेरिएबल्स को चेक कर रहा हूं और उनको एक्सप्रेस कर रहा हूं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर possessing a perfect relationship। रीजन क्या है
कि x की डिफरेंट वैल्यू से हम y की डिफरेंट वैल्यूज को एग्जैक्टली यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और वही इसका अगला भी पॉइंट है। वैल्यूज कैन बी डिटरमिन इजीली, ठीक है जी। यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 5x है, तो आप जरा गौर से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं लेट करूं x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी? आपको इजीली इसका अंदाजा हो गया होगा कि y की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने x की जगह पर 1 पुट अप कर दिया। सो ये वो वाली बात हो रही है कि जो पहले पॉइंट से दी, परफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि हर x की वैल्यू के लिए y की आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और आप उसके लिए डाउटफुल नहीं है, आप उसके लिए को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर ये थोड़े से ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देखिए जरा कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर मैं कोई भी पॉइंट पुट अप करूं, तो यहां से देखिए अगर ये x की वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट मैं इजीली y एक्सिस पर y की वैल्यू को डिटरमिन कर सकता हूं। ठीक हो गया। इसी तरह आप कोई और पॉइंट ले लें, अगर यहां पर मेरे पास x, फॉर एग्जांपल मैं इसको x1 कह दूं, इसको मैं x2 कह दूं, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, इसके अगेंस्ट y2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। सो हर x की वैल्यू के लिए हम y की डिफरेंट वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। यह है मतलब इस सेंटेंस का, वैल्यूज कैन बी डिटरमिन्ड इजीली, यानी बहुत आसानी के साथ हम बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सप्रेस्ड बाय फॉर्मूले का क्या मतलब है कि हम इसको एक किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, जरा गौर से देखिए, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ये भी हो सकता है एक रिलेशनशिप आउटलुक उसकी। इसी तरह और भी हो सकता है, लाइक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। और भी चाहिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर, ये भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। सो ये रिलेशनशिप और फॉर्मूला, हम इसको जब अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये एक जैसी ही आउटलुक्स या एक तरह की अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप कर रहे हैं हमारे साथ। अब उसके बाद जब हम फंक्शनल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स आपने अंडरस्टैंड करना है, जहन में रखने, तब आपको स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की भी समझ में आ जाएगी। नंबर 1, परफेक्ट रिलेशन, यानी हम इजीली इसके एक वेरिएबल के थ्रू दूसरे वेरिएबल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के लिए बड़ी मीनिंगफुल होती है, एक वैल्यू के लिए दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब जब हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में आते हैं तो बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा होता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन याद रखें कि ये सब कुछ यहां पर आकर डाउटफुल हो जाएगा। यानी जब हम कहते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, तो हम जब स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो परफेक्ट नहीं, वो डाउटफुल है। कैसे, वो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो परफेक्टली यानी क्लियरली फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें ये जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो किसी फॉर्मूले के थ्रू पता चल सके। इसी तरह कि यहां क्या होता है कि वैल्यूज कैन बी डिटरमिन्ड इजीली, यहां यानी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इजीली डिटरमिन नहीं हो रही हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जांपल्स। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखी है बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी जब हम बिजनेस के अंदर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे रियल लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि जो हमें स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल है कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, यानी आप रियल लाइफ को जरा अंडरस्टैंड करें। आप देखें कि एक हाउस होल्ड है, उसने कुछ उसकी इनकम है, वो कुछ उसके अखराजात हैं। ठीक है। अब जब कंजम्पशन होगी उसके एक्सपेंडिचर्स की और उसकी इनकम के दरमियान ऑब्वियसली रिलेशनशिप होगा। हम रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं कि दोनों में इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर्स को का उतार चढ़ाव आता है,
लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ये जरा गौर करना है आपने कि जब हम ये बात करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप में कि वैल्यूज कैन बी डिटरमिन इजीली, तो यहां पर हम लोग वैल्यूज को इजीली डिटरमिन नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है उसकी कि जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं तो क्या उसकी रीजन इनकम के बढ़ने हैं? यह जरूरी नहीं है। यानी इनकम का बढ़ जाना या इनकम का कम हो जाना यह वाजे नहीं करता कि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यानी आप इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी जगह पर आप वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वो किस वजह से इंक्रीज कर रहे हैं? क्या उसकी वजह इनकम का बढ़ जाना है? तो आप देखेंगे, आप रियल लाइफ में इसको एनालिसिस करेंगे इसका, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर दफा ऐसा ही हो कि किसी हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी इनकम बढ़ रही है भाई। यानी आप ये समझते हैं कि एक शख्स पहले जो है वो अपने घर के अंदर अखराजात जो है वो फॉर एग्जांपल 100,000 थे, तो अगले महीने अगर उसके 130,000 हो गए तो इसका मतलब है उसकी इनकम बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, माइट भी उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, माइट ऐसा भी हो सकता है उसके घर उन दिनों में कोई फंक्शन है, कोई गेस्ट आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक, इनकम उतनी ही है। सो हम फील यही करते हैं कि जैसे इनकम का इंक्रीज कर जाना उसके एक्सपेंडिचर के इंक्रीज करने की रीजन है। और यही वो डिफरेंस है कि जब हम ये कहते हैं कि ये परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यानी स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज नॉट अ परफेक्ट रिलेशनशिप। क्यों? डाउट होता है उसमें, हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग्स बिल्टअप नहीं हो पाती। हम ये देखते हैं कि एक्सपेंडिचर्स और इनकम के दरमियान हमें क्लियर आइडिया नहीं हो पाता। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखें कि प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर, यानी आप जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि वीट है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि वीट की प्रोडक्शन जो है वो फर्टिलाइजर पे डिपेंड कर रही है, ये हमें पता होता है। लेकिन क्या हम ये चीज 100% इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर के बढ़ाने से वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? नॉट पॉसिबल। यानी हम इसके बारे में हाँ ये जरूर कहते हैं कि अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहते कि जैसे जैसे फर्टिलाइजर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। यानी हम डाउट के अंदर है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इस साल फॉर एग्जांपल कि गंदम का की प्रोडक्शन का कम हो जाना इस बात की जो है वो इंडिकेशन है कि हमने इस साल फर्टिलाइजर कम यूज किया, ठीक है जी। सो याद रखें कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान एक डाउटफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके बारे में हमें क्लियरली आइडिया ना हो, तो हम ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात? सो गौर से आपने अंडरस्टैंड करना दोनों को, दोनों ही रिलेशन है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जब फंक्शनल रिलेशनशिप है और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है तो ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन इसमें प्रोड्यूस होती है। वो परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसमें हर वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड हो रही है एक वेरिएबल के अगेंस्ट दूसरे वेरिएबल की, लेकिन यहां पर जो है वो हमें डाउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक क्या है। जी, अभी आपने फंक्शनल रिलेशनशिप और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया। अब हम जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की तरफ, वो है कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है। बज़ाहिर आपको ये लगेगा यहां पर अभी कि शायद ये उसी की एक्सटेंशन है। जब हमने अंडरस्टैंड किया था रिलेशन को, तो हमने रिलेशन को दो जो है वो उसकी डायरेक्शंस बनाई थी या दो टाइप्स लिखी थी। एक था फंक्शनल रिलेशनशिप और दूसरा था स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। तो हमने ये कैजुअल रिलेशनशिप को उसी के अंदर क्यों नहीं पुटअप किया? तो याद रखिए कि जब हम कॉजल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कॉजल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम एक्चुअली स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, वो जो डाउटफुल रिलेशनशिप था जिसके अंदर हम क्लियर नहीं है, हम जहां पर बिल्कुल भी 100% अपनी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के साथ डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर हैं। और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर ही हम एक और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं, वो है कॉजल रिलेशनशिप। अब उसको एक सेंटेंस से अंडरस्टैंड करना आपने, वो है वन इवेंट इज रिजल्ट ऑफ अदर इवेंट। ठीक हो गया? यानी अब यहां पर एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि एक इवेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, रिजल्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस उसकी,
तो वो किसकी वजह से है? वो अदर इवेंट की वजह से। यानी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की एग्जिस्टेंस या इवेंट की एग्जिस्टेंस दूसरे वेरिएबल की एग्जिस्टेंस की वजह से हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें। स्टील आउटपुट एंड लेबर इनपुट, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में स्टील बनता है, ठीक है, उस स्टील की प्रोडक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या स्टील की आउटपुट और लेबर की इनपुट के दरमियान कोई रिलेशनशिप है? जरा गौर करना आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम स्टील की आउटपुट को लेबर की इनपुट के साथ समझ रहे हैं, कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, कि वन इवेंट इज रिजल्ट ऑफ अदर इवेंट। इसका मतलब क्या है कि लेबर इनपुट करेंगे, लेबर हम प्रोडक्शन के अंदर डालेंगे, उस पूरे प्रोसेस के अंदर लेबर जाएगी, लेबर काम करेगी, तो स्टील की आउटपुट मिलेगी हमें। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक छोटा सा घर है, एक जगह है, उसमें उन्होंने एक्सटेंशन करनी है। उसकी एक्सटेंशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको एक तो ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट किस्म के वसाइल रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें सीमेंट है, रेत है, बजरी है, और भी बहुत सी चीजें। लेकिन आप गौर करें कि जब तक एक मजदूर और मिस्त्री उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, यही चीज है कि स्टील को बनाने के लिए जरूरी है कि हम लेबर की इनपुट प्रोवाइड करें। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यह जरूरी नहीं है, जरा गौर करना है मैंने किस तरह आपको ये चीज गाइड की है कि कॉजल रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप का लिंक कहां पर बन रहा है? जरा गौर करें, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप इज अ डाउटफुल रिलेशनशिप। ठीक है, बैड की बात नहीं हो रही है, डाउटफुल की बात हो रही है। डाउटफुल का मतलब यह है कि हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अगेंस्ट परफेक्टली अगले वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही। ठीक है, हम जो है वो बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप की वैल्यूज के हवाले से श्योर शॉट नहीं है। ठीक है, यहां पर भी यही बात हो रही है। जरा गौर करें कि क्या इस सेंटेंस से ये वाज़ेह हो रहा है कि लेबर की जो इनपुट है वो मैं बढ़ाता जाऊं तो स्टील की आउटपुट बढ़ती जाएगी? तो आपका आंसर होगा नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि ये हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पाता कि हम लेबर को अगर बढ़ा दें तो हमारी स्टील की आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह ये जो बात मैंने भी की अपनी एग्जांपल के हवाले से एक नई बिल्डिंग जो है वो इनके बनानी है, हमने एक नई बिल्डिंग जो है बनानी है, ऊपर एक नया पोर्शन बनाना है। तो फिर क्या करेंगे? आप एक खास हद तक काम करेंगे। आप फर्ज कर लें आपको 3 मजदूर और 2 मिस्त्री रिक्वायर्ड है, आपने काम कर लिया। क्या 4 मजदूर और 5 मिस्त्री लगाने से क्या होगा? सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा कि टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है मैन पावर बढ़ाने से आपके 3 कमरे बन जाएंगे, ये 4 कमरे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो एक डाउट है उसके अंदर। सो याद रखिए कि अगर एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट के रिजल्ट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों इवेंट्स के दरमियान, ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप है। यानी आप ये भी कह सकते हो, कॉजल रिलेशनशिप कह दें या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप कह दें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं डिक्रीज कर दूं इनपुट, यहां से आप क्या रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे? क्या आप मुझे कह सकते हैं कि सर स्टील की जो है वो आउटपुट वो भी रिड्यूस हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? या मैं इसको डिक्रीज के साथ इंक्रीज भी लगा सकता हूं? तो क्या होगा? यानी इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें इनपुट, तो स्टील की आउटपुट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? आप बता सकते हैं? जरा सोचें। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते इसके बारे में। क्यों पॉसिबल है? देखें, फर्ज कर लो कि हमने 100 kg स्टील प्रोड्यूस करना है, वेट के हिसाब से देखना है। ठीक है, अब हमारे पास लेबर है, फॉर एग्जांपल 20 मैन है हमारे पास। अगर तो रॉ मटेरियल आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, अब अगर की बात कर रहा हूं, इसको अंडरस्टैंड करना आपने कि अगर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा आपके पास पड़ा हुआ है और आपकी रिक्वायरमेंट भी है,
ठीक है, तो आप 10 पर्सन बढ़ा दें, उनको रॉ मटेरियल दे दें और एक्स्ट्रा दे दें, तो ऑब्वियसली आप जो है वो प्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देख लेंगे। लेकिन गौर करें, अगर किसी वजह से हमने 100 kg स्टील प्रोड्यूस करना है और नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाए, यानी ये जो इंक्रीमेंट इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसी में से जो एक्चुअल आपके पास मैन है इसमें से 15 रह जाते हैं, तो हो सकता है कि ये 100 kg प्रोड्यूस हो जाए, यानी ये जो 15 मैन है वो एक्स्ट्रा वर्क कर लें, अपनी टाइमिंग बढ़ा दें, तो हमारे पास 100 kg प्रोड्यूस हो जाएगी। बज़ाहिर क्या लग रहा है? बज़ाहिर ये लग रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाने से स्टील की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन एट द एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हमें रिजल्ट ये मिलता है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए हैं लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि फैक्टर कुछ और है। यही वो डाउटफुल चीज है कि जो आपको क्लियरली ये बात बताती है, आप सोचते हैं इसके ऊपर कि भाई कोई ना कोई और बात दिमाग के अंदर आपने रखकर इसको अंडरस्टैंड करना है, यानी क्लियरली नहीं है ये बात कि हम ये समझ सकेंगे ऐसा भी पॉसिबल है। यानी हम जब ये देखते हैं कि 15 मैन 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 मैन भी 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस दोनों सिचुएशंस में कोई ना कोई फर्क है। ऐसा हो सकता है कि ये जो 15 मैन है ये एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब हम वापस फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि रिलेशनशिप वेरिएबल्स में कौन कौन से होते हैं। आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि रिलेशनशिप को हम दो तरह से देखते हैं, एक है फंक्शनल रिलेशनशिप और एक है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कॉजल रिलेशनशिप। यही कॉजल रिलेशनशिप जो है वो हमें लीड करते हुए लेके जाता है रिग्रेशन की तरफ। अब आपने समझना है रिग्रेशन क्या चीज है। रिग्रेशन एक्चुअली is the method, is the technique of finding a relationship between two variables। दो वेरिएबल्स के दरमियान हम जब रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं कि वो किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्या वो लीनियर रिलेशनशिप है, क्या वो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है, या वो किसी और टाइप का रिलेशनशिप है, तो वो जो मेथोडोलॉजी है, वो जो टेक्निक है कि जिसके तहत हम आगे मूव करते हुए चलते हैं और देखते हैं दोनों वेरिएबल्स किस तरह के रिलेशनशिप में हमें नजर आ रहे हैं, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन। अब जब हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है? हम एवरेज रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। एक्चुअली एवरेज रिलेशन, ठीक है जी, यानी एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। वो किस तरह? वो हम देखते हैं कि हम x की वैल्यूज को कांस्टेंट करते हैं। कांस्टेंट से मुराद ये है कि हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, हम अपनी मर्जी से उसको सपोज कर लेते हैं। अब उसकी जो एवरेज वैल्यू हम कंसिडर करते हैं और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस, जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम y की डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ x वैल्यूज। यानी x की वैल्यूज के लिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज को कंसिडर करते हुए, x की डिफरेंट वैल्यूज को अपने लिए सोचते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि y की वैल्यूज क्या होंगी। सो अगर हम किसी एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टीमेट करें, अंदाजा लगाना। देखिए अभी हम इस लेक्चर के स्टार्ट में समझ कर आए हैं कि कॉजल रिलेशनशिप में होता क्या है, हम डाउटफुल होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कॉजल रिलेशनशिप के अंदर या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप के अंदर एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल को फाइंड करते हैं तो एक्चुअली वो वैल्यू एस्टीमेट होता है। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को इसका अंदाजा होगा। एस्टीमेट हम इसको कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं,
हम इसको उर्दू में अंदाजा भी कहते हैं, कि हम ये कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 5 है तो हमारा अंदाजा है कि y की वैल्यू 6 हो सकती है, y की वैल्यू 10 हो सकती है, y की वैल्यू 11 हो सकती है। सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या चीज है, इन सारी बातों को समझते हुए आप एंड में जाकर ये देखते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेथड, इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड, किसके लिए यूज होती है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल की बेस पर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, लेकिन एवरेज के हवाले से, यानी हम उसकी एवरेज वैल्यू को कंसिडर करेंगे। यानी ये जो रिलेशनशिप आएगा वो हमें एवरेज की तरफ लेके जाएगा। हमें एग्जैक्टली वन वेरिएबल को हम आगे ये नहीं कह सकते कि एक वेरिएबल है तो आगे भी उसकी वैल्यू एक ही आ रही है, ठीक है। अब हम एवरेज वैल्यूज की तरफ मूव करते हैं और एवरेज को कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। सो रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से ये रिग्रेस की बात, रिग्रेस से आपने याद रखना है, रिग्रेस का मतलब टेंडेंसी, ठीक है, कि हम टेंडेंसी रखते हैं, हम एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, हम दूसरे वेरिएबल को उसकी बेस पर एस्टीमेट या उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पोर्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर क्या है जी। अभी तक हमने जो बात की कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, कि इट इज अ टेक्निक, इट इज अ मेथोडोलॉजी विच इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी समझ में आती है कि रिग्रेशन एनालिसिस हमें एक और भी हमें ये हेल्प करती है टू फाइंड एन इक्वेशन, यानी रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम एक इक्वेशन को भी फाइंड करते हैं। एक्चुअली वही इक्वेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या हमारी हेल्प करती है कि हम अपने वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। इक्वेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एक ऐसी भी हो सकती है y is equals to 5 plus 3x, ठीक है, y is equals to 3 plus 4 by x, ठीक है, y is equals to 5 plus 3x square, ठीक है, इसके अलावा y is equals to 2 plus 3x plus 4x square, ठीक है। यानी ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस का आइडिया दिया कि जब हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर होते हैं तो हम एक वेरिएबल की बेस पर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। यानी y और x, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ऐसा भी हो सकता है x1 हो x2 हो, ठीक है। अब हमने x1 x2 x3 उसकी डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल होंगी, एवरेज वैल्यू हमने फाइंड करनी है ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। सो रिग्रेशन एनालिसिस वाइंड अप मैं कह रहा हूं कि रिग्रेशन एनालिसिस इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अदर वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल्स। और इसके अलावा हमें ये हेल्प करती है एक इक्वेशन को भी फाइंड करने के लिए, और इक्वेशन एक्चुअली वो रिलेशनशिप ही है। यानी आप गौर करें कि हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को, यानी वो जो डाउटफुल रिलेशनशिप था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, फंक्शनल रिलेशनशिप के अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, जरा गौर करना जो शुरू में इस लेक्चर के अंदर मैंने बोला था, ताकि वो क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए, हमें उसके बारे में अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए और वो जो डाउटफुलनेस है वो खत्म हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।